आज का हमारा आर्टिकल है स्पीड, चाल। एक निश्चित समयांतराल में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। यानी डिफाइन करने के लिए तो हमने डिफाइन कर दिया कि एक निश्चित समयांतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ पर चाल का संबंध जो है दूरी से है और दूरी एक अदिश राशि है, इसलिए चाल भी जो होता है, चाल भी एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि यानी इसके में दिशा नहीं होता है इसमें। अब वास्तव में हम चाल की गणना कैसे करेंगे? तो अब स्थिति ये होती है कि अगर कोई वस्तु एक निश्चित चाल से अगर जा रही हो, एक निश्चित चाल से गतिमान हो, तो इस केस में हम सीधे सीधे चली गई दूरी में समय से डिवाइड कर देते हैं तो हमको चाल मिल जाता है। यानी एक निश्चित समय में कितना दूरी तय किया है हम दूरी में समय से डिवाइड कर देते हैं, या आप पहले से भी जानते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल को हम v से डिनोट करते हैं, दूरी को s से और टाइम को t से, तो v इक्वल मिलता है s/t। s को हम मीटर में मेजर करते हैं और समय को सेकंड में, तो इसका यूनिट जो होता है mks यूनिट है, मीटर पर सेकंड। लेकिन cgs जो यूनिट होता है वह मीटर को सेंटीमीटर मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। जनरली इसको किलोमीटर पर सेकंड में भी मेजर किया जाता है। तो अगर चाल अगर मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए आप डायरेक्ट याद रखिए कि 1 किमी पर आवर जो होता है 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। यानी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट 90 किमी पर आवर की स्पीड से गतिमान है, तो इसका मीटर पर सेकंड में कितना होगा? तो 90 किमी पर आवर दिया हुआ है, तो 90 में अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर डिवाइड करते हैं तो 18 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट 90 किमी पर आवर के स्पीड से अगर गति कर रही हो 90 किमी प्रति घंटे की चाल से, तो उसका मीटर पर सेकंड में जो स्पीड होगा वो 25 मीटर प्रति सेकंड होगा। इस तरह से हम चाल को विभिन्न यूनिटों में मेजर करते हैं। MKS में मीटर प्रति सेकंड, CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन जनरली कभी कभी किलोमीटर पर आवर में दिया होता है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है। और इसके लिए हमको क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 90 किमी पर आवर को हमने जब बदला तो मिला 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति जो होती है, कोई भी वस्तु एक निश्चित चाल से हमेशा के लिए गति नहीं कर सकती है। एक तरह से ये असंभव सा लगता है। इसलिए हमको दो अलग से चाल की गणना करनी पड़ती है। एक होता है औसत चाल, औसत चाल जिसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, एवरेज स्पीड। और दूसरा जो होता है उसको तात्क्षणिक चाल कहते हैं, तात्क्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो दो अलग से हमको स्पीड की गणना करनी होती है, औसत चाल की और तात्क्षणिक चाल की। ये कब हमको गणना करना पड़ता है कि जैसे सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट A से पॉइंट B तक गति करना है उसको, तो बीच में कुछ अलग स्पीड से चला, भीड़ भाड़ वाले इलाके में थोड़ा स्पीड कम हो गया, फिर स्पीड ज़्यादा हो गया, भीड़ भाड़ वाले में कम हो गया, ख़राब रास्ता आया तो कम हो गया।
इस तरह से अपने डेस्टिनेशन तक, लक्ष्य तक पहुंचने में उसने अलग अलग चालों का उपयोग किया हुआ है। तो अगर घट बढ़ रही हो, परिवर्ती चाल हो, तो परिवर्ती चाल के लिए हमको दो अलग से स्पीड की गणना करनी होती है, एक औसत चाल की और एक तात्क्षणिक चाल की। अब हमको ये गणना करना है कि हम औसत चाल की गणना कैसे करेंगे। तो एवरेज स्पीड को कैसे मेजर करते हैं, औसत चाल। तो औसत चाल के लिए अगर आपको गणना करना होगा तो हम देखते हैं कि वह वस्तु पूरी यात्रा के दौरान कुल कितनी दूरी तय किया है और कुल कितना समय लगाया है। तो यात्रा के दौरान तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात औसत चाल होता है। यानी आप कह सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई जो कुल दूरी होती है वो औसत चाल ही होता है। यानी कि औसत चाल को अगर आपको निकालना होगा, भी लिख करके इसको AVG से लिखते हैं, भी एवरेज। क्या फार्मूला होगा, तो कुल दूरी अपॉन कुल समय से डिवाइड कर देते हैं, यानी कुल दूरी बटा कुल समय लेते हैं इसमें। अब कुल दूरी बटा कुल समय अगर इसका फार्मूला हुआ तो हम कैसे गणना करेंगे इसके लिए। तो मान लीजिए इसके डिफरेंट केसेज होते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पॉइंट A से चलना शुरू किया और B तक पहुंच गया। हमने नोट किया कि A पर वह समय T1 पर था जिसकी स्थिति S1 थी, और T2 पर समय पर पहुंच गया B पर, जब अब इसकी स्थिति S2 हो गई। तो A से B तक कितनी दूरी तय किया गया है, तो तय की गई कुल दूरी जो होगी, कुल दूरी S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो S2 माइनस S1 हो जाएगा, अपॉन T2 अंतिम समय है और T1 जब प्रारंभ किया था उस समय का समय है। तो अंतिम में से प्रारंभिक समय को अगर हम माइनस कर दें तो हमको समय अंतराल मिल जाएगा। तो कुल समय लगाया है T2 माइनस T1। तो कुल दूरी S2 माइनस S1 में से T2 माइनस T1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कुल आपको यानी औसत चाल मिल जाएगा आपको, औसत चाल। तो औसत चाल के लिए फार्मूला आपको मिलेगा S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। इसी को शार्ट में लिखा जाता है डेल्टा S। डेल्टा S का मतलब दोनों का डिफरेंस, और डेल्टा T यानी कि समय का अंतर। तो डेल्टा S बाई डेल्टा T जो है औसत चाल को बताता है, और औसत चाल को हम भी लिख करके ऊपर बार से भी डिनोट करते हैं, ऊपर एक लाइन ड्रा कर देते हैं, तो ये औसत चाल को बताता है। तो कितना वह बीच में पूरे S1 से S2 तक, A से B तक चलने में वह कुल कितना दूरी तय किया है, केवल हम ये नोट करते हैं। कहीं पर रुक गया, कहीं पर गति किया, कहीं पर स्लो स्पीड से चला, अलग अलग जगहों पर अलग अलग अगर स्पीड से चल रहा है वो, तो उसका हमको उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल कितना दूरी तय किया और कितना समय लगाया उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो औसत चाल मिलता है। तो ये कुल यात्रा के दौरान आपको एवरेज स्पीड मिलेगा, न कि किसी विशेष पॉइंट पर। जैसे A से B तक अगर गया है तो इस पॉइंट पर अगर है ये, तो इस पॉइंट पर उसका क्या स्पीड है हमको नहीं पता, इस पॉइंट पर क्या स्पीड है नहीं पता है, लेकिन पूरे यात्रा के दौरान इतने एवरेज स्पीड से तय किया हुआ है। तो इस तरीके से कुल दूरी और कुल समय दिया हो तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। इस तरह से एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम कई तरीके यूज करते हैं और कई मेथड होता है, वो डिपेंड करता है कि क्या क्या आपको क्वांटिटी दी हुई है। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पर कि दूसरा मेथड इसका औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि पूरे यात्रा खंड में अलग अलग आपको डिस्टेंस दिया है। सपोज करिए कि यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा, A से पहले B तक चल रहा है, फिर B से C तक चल रहा है।
ए से बी तक जाने में उसको t1 टाइम लगा है और v1 स्पीड से तय किया। दूसरे खंड बी से सी तक जाने में उसको t2 समय लगा और स्पीड v2 था। तो ए से बी तक t1 समय में v1 चाल से चला, बी से सी तक t2 समय में चला v2 स्पीड से। तो अलग अलग स्पीड से चल रहा है, तो पूरे एसी के दौरान कुल औसत कितना होगा? तो v एवरेज के लिए फार्मूला आप जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना चला? तो दूरी हमको नहीं पता है यहाँ पर, तो पहले दूरी ए से बी तक, फिर बी से सी तक, अपान कुल समय। पहले में t1 समय लगा, दूसरे में t2, तो t1 और t2 को ऐड कर दिए। ए बी, ए से बी तक चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? तो अभी फार्मूला आप जानते हैं, दूरी चाल गुणे समय होता है। तो ए से बी तक की दूरी जो होगी, चाल और समय का गुणा कर दें तो v1 इंटू t1 हो जाएगा। किस फार्मूले से? तो यस इक्वल vt फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज करिए और पहले खंड में v1 t1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी दूरी निकल जाएगी। प्लस bc कितना होगा? तो इसमें v2 चाल से चला है, t2 से, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v2 t2 हो जाएगा। तो कुल दूरी हो गया और कुल समय t1 प्लस t2 है। इस तरह से इस फार्मूले का हम यूज करेंगे कब? अलग अलग खंडों में चाल दिया हो, अलग अलग खंडों में चाल तथा समय ज्ञात हो, तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि अलग अलग खंडों में, यात्रा के अलग अलग खंडों में चाल तथा दूरी दिया हो, दूरी ज्ञात हो। इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज करिए कि पार्टिकल या कोई वस्तु, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ए से बी तक सी तक जाना चाहता है, तो वह ए से बी तक, सपोज करिए कि वह v1 चाल से चला s1 दूरी तक। अब दूरी यहाँ पर दिया हुआ है, न कि समय। पहले वाले केस में समय दिया था, अब यहाँ दूरी दिया है। और फिर b से c तक उसने s2 दूरी तय किया, किस स्पीड से? v2 से। इस समय आपको अगर v एवरेज निकालना है, औसत स्पीड, तो औसत स्पीड के लिए क्या करेंगे आप? तो फिर वही मेन फार्मूला ही आपको यूज करना है। v एवरेज निकालना है तो औसत चाल के लिए इसको v लिखकर बार से डिनोट करते हैं। तो फिर फार्मूला आप यूज करेंगे, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? ए से बी तक प्लस बी से सी तक, और कुल समय, समय तो पता ही नहीं है। मान लीजिए पहले में t1 समय लगा, दूसरे में t2, ये माना गया है। अब सबकी वैल्यू रखनी है। ए से बी तक कितना दूरी तय किया? s1, तो s1 हो जाएगा। बी से सी तक कितना दूरी तय किया? s2, तो s2 रख दिए। समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। इस फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर t1 निकालने के लिए। तो दूरी कितना है? s1, चाल कितना है? v1, तो s1 में v1 से डिवाइड कर देंगे तो a से b तक का समय मिल जाएगा। तो t1 की वैल्यू हो जाएगी दूरी बटा चाल, यानी s1 अपान v1। t2 कितना हो जाएगा? इसी तरह से b से c में कितना समय लगेगा? तो निकाल लीजिए, दूरी में वेलोसिटी से डिवाइड करके, तो s2 अपान हो जाएगा v2 के। तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे एवरेज वेलोसिटी निकालने में, अगर ए से बी और बी से सी तक दो खंडों में अलग अलग दूरियां और अलग अलग चाल दी गई हों। तो अब तीसरा केस जो आता है वो हमारा केस है कि एक ही खंड को दो पार्ट में अलग अलग या एक निश्चित त्वरण से अगर कोई वस्तु गति किया हो, तब हम एवरेज चाल की गणना कैसे करेंगे? यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से गतिमान हो, तो उसकी औसत चाल जो होती है, उसकी औसत चाल
या वेग भी कह सकते हैं इस केस में, दोनों यानी कि प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक तथा अंतिम चाल के औसत के बराबर होती है। यानी कि अगर प्रारंभिक चाल u और अंतिम चाल अगर v है तो औसत चाल जो होगा, औसत चाल v एवरेज क्या करेंगे, प्रारंभिक और अंतिम दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो हमको औसत चाल मिल जाएगा। लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होता है, ये केवल नियत त्वरण से गति करने वाले वस्तुओं के लिए ही होता है। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट v1 स्पीड से जा रहा है और फिर b से a तक वापस अलग स्पीड से चला आता है, तो जाने और उसी दूरी पर फिर वापस लौट कर आने के वेग अलग अलग हैं। जाने का स्पीड v1 यानी जाने का चाल v1 और वापस लौटने का स्पीड v2। तो इस केस में औसत चाल जो हो जाएगा, कैसे आप गणना करेंगे, दूरी मान लीजिए ए बी यस के इक्वल है, तो यस ही दूरी चला v1 चाल से और v2 चाल से वापस लौट के आ रहा है, यस ही दूरी हुआ। तो इस केस में v एवरेज जो होगा यानी औसत चाल की गणना कैसे करेंगे, तो v एवरेज का फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना होगा, तो गया यस, वापस आया भी तो यस ही, तो यस प्लस यस 2 यस दूरी जाने का, यस दूरी आने का, अपन कुल समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय दूरी यानी समय अगर निकालना है तो दूरी में आप डिवाइड कर देंगे किससे, चाल से। तो ए से बी तक का समय कितना लगेगा, यस दूरी तय किया v1 स्पीड से और आने में भी यस ही दूरी तय किया v2 स्पीड से, तो यस बाई v2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यस और यस मिलकर 2 हो जाएगा। इसमें से यस कॉमन ले लें तो 1/v1 प्लस 1/v2 हो जाएगा। तो यस से यस कैंसिल हो गया और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा v एवरेज इक्वल, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2v1 v1 प्लस v2 हो जाएगा। इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित वेग से a से b तक गया v1 स्पीड से और b से a तक वापस आया v2 स्पीड से, तो उसका एवरेज स्पीड आप अगर दोनों को जोड़ करके इस फार्मूले से अगर निकालते हैं, जैसे v1 प्लस v2/2 कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ औसत इस तरीके से नहीं निकालना है। पहले वाले में तो सही है, लेकिन दूसरे केस में यही फार्मूला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यूज करना है 2v1 v1 प्लस v2, इस फार्मूले का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं इसको। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है अपने घर से ऑफिस तक, एक एग्जाम्पल लेकर के देखा जाए। एक व्यक्ति अपने घर से यहाँ ऑफिस तक वो जाना चाहता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर वह सपोज करिए कि वह 40 किमी पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो जाने का स्पीड हो गया 40 किमी पर आवर और वापस रिटर्न होकर के आता है किस स्पीड से, सपोज करिए 60 किमी पर आवर के स्पीड से। तो जाने का स्पीड 40 है और वापस आने का 60 किमी पर आवर है। तो यात्रा के दौरान कुल एवरेज स्पीड कितना होगा, यानी कुल औसत चाल इस केस में, तो यहाँ जाने का स्पीड 40 है, तो फार्मूला आपको मिला था 2v1 v2
V1 प्लस V2, वैल्यू पुट करिए 240 इंटू 60 हो जाएगा, और V1 और V2 की वैल्यू 40 प्लस 60 कर दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 240 60 अपॉन ये 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 इंटू 4 इंटू 6। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, यानी कितना आ गया 48, यानी 48। ये भी जो यूनिट होगा किमी पर आवर में ही होगा, क्योंकि आपका आंसर जो क्वेश्चन दिया था किमी पर आवर में दोनों दिए हैं, तो एवरेज भी निकालेंगे तो किमी पर आवर में आएगा, यानी कि यहाँ पर एवरेज स्पीड हो जाएगा 48 किमी पर आवर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर देते हैं कि जाने का स्पीड 40 और आने का 60 दिया है, और 40 और 60 जैसे आप हमेशा सॉल्व करते हैं कि दो चीज़ों का औसत निकालना है तो दोनों जोड़कर आधा कर देते हैं, तो 40 और 60 मिलके 100 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 किमी पर आवर आ जाएगा। दिस इज़ रॉन्ग, ये सही नहीं है। तो इस तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंट केसेज होते हैं औसत चाल निकालने के लिए। अब बात आती है तात्क्षणिक चाल के, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि तात्क्षणिक चाल क्या होता है। तो यात्रा के किसी विशेष क्षण यानी समय पर कण की चाल को हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक विशेष टाइम t पर, जब एक विशेष टाइम t पर, यानी t के न तो पहले न तो बाद में, यानी t पर जब हम चाल की गणना करते हैं तो तात्क्षणिक होता है। जैसे कहा जाए कि 5 AM पर चाल, तो ये तात्क्षणिक हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे यानी ठीक 5 AM पर हमको इसका स्पीड बताना है, न कि 5 से पहले न तो 5 के बाद, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, एक विशेष बिंदु पर किसी कण की चाल को ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विशेष बिंदु पर कण की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अब तात्क्षणिक चाल की गणना कैसे करते हैं? तो आप जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डेल्टा t समय में अगर डेल्टा s दूरी तय किया हो तो औसत चाल जो होता है, औसत चाल, ये पहले से आप गणना किए हुए हैं कि औसत चाल जो होता है इसको हम लिखते हैं v एवरेज, कुल दूरी डेल्टा s कुल समय डेल्टा t, तो कुल दूरी में समय से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलस थोड़ा सा यूज़ करते हैं, और कैलकुलस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत कि जब हम इसका बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल यदि डेल्टा t टेंस टू 0 कर दें और दोनों साइड का हम लिमिट लेते हैं, तो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 पढ़ते हैं, डेल्टा t टेंस टू 0 v एवरेज, तो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 राइट साइड के भी लिखेंगे डेल्टा s बाई डेल्टा t। तो यह जो लिमिट लेने पर जो क्वांटिटी मिलती है यही तात्क्षणिक चाल कहलाता है, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, और राइट साइड को कैलकुलस की भाषा में जो डेल्टा टर्म है इसको हम d से लिखते हैं, तो ds बाई हो जाता है dt। इस तरह से यस जो है विस्थापन है, और d dt इसमें देख रहे हैं ये वास्तव में d dt ऑफ यस है, ऐसे लिखा जाता है। यानी यस का, यस क्या है, दूरी है, तो दूरी को जब समय के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, तो अवकलन करने पर तात्क्षणिक चाल मिलता है। यानी कि तात्क्षणिक चाल प्रथम अवकल गुणांक के बराबर होता है। यानी तात्क्षणिक चाल कितना होता है? तो तात्क्षणिक चाल दूरी के
प्रथम अवकल गुणांक के बराबर होता है। यानी कहीं भी हमको ताक्षणिक चाल निकालना हो तो हम उसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देंगे दूरी का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने पर जो क्वांटिटी मिलेगी वही ताक्षणिक चाल होगी। तो ये हो गया थियरी, यानी ds/dt, इसको पढ़ते हैं dt ऑफ यस। लेकिन एक्चुअल में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल एक करके सॉल्व करके देखते हैं। तो न्यूमेरिकल में जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं। सपोज करिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि किसी कण का की स्थिति आपको दी गई है, S इक्वल है 3t² + 5 या 5t + 1, 3t² + 5t + 1, जहाँ t जो है समय है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, कह देगा कि t इक्वल 5 सेकेंड पर कण की चाल बताइए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा वह दूरी यस या एक्स कुछ भी दिया होगा और ये एक फलन होगा t का, समय का एक फलन है। देखिए इसमें t आ रहा है, तो जैसे जैसे t चेंज होगा वैसे वैसे उसका दूरी भी चेंज होती जाएगी। यानी यस जो है t का एक फलन है। तो इस तरह का केस हो तो हमेशा डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते हैं वेग को। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो t के सापेक्ष अवकलन करिए, तो यस को लिखेंगे ds/dt और राइट साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t² का 2t हो जाएगा, 5t का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आप डिफरेंशिएशन अगर आपको पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिफरेंशिएशन आप नहीं पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो 3t² हुआ तो t² का डिफरेंशिएशन 2t हो गया, 5t का तो t का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। इस तरीके से ds/dt ही वेग v के इक्वल होता है। तो ये ताक्षणिक वेग हो जाएगा। 3 से 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6t हो जाएगा, प्लस 5 1 जा 5 हो जाएगा, 0 तो ख़त्म हो गया। यानी उसका ताक्षणिक चाल इतने के बराबर होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ताक्षणिक चाल t पर डिपेंड कर रहा है और कितने समय पर पूछा गया है, 5 सेकंड पर। तो एट t इक्वल 5 सेकेंड उसकी ताक्षणिक चाल क्या होगी, जब t की वैल्यू इसमें रख देंगे तो स्पेशल 5 सेकंड पर उसका स्पीड बताएगा। तो कितना हो जाएगा, तो v की वैल्यू 6, t की जगह पर 5 रखिए तो 5 + 5, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 5 जा 30 + 5 यानी 35 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज द आंसर। ये उसका ताक्षणिक चाल हो जाएगा। कब, 5 सेकंड पर, यानी 5 सेकंड से पहले भी नहीं और 5 सेकंड से बाद भी नहीं, यानी ठीक 5 सेकंड पर उसकी स्पीड जो होगी 30 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो इस तरीके से हम ताक्षणिक चाल, औसत चाल और इनके विभिन्न केसों का आज हम लोग स्टडी किए हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये फॉलो करता है और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं।